नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बिहार का महासंग्राम में अभी कुछ देर पहले बड़ी बहस छिड़ गई थी। कई सवाल ऐसे आए हैं जाति जनगणना को लेकर के, जिसका सवालों का जवाब ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। हमने कल खबर में दिखाया था किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आक्रोशित हो उठे थे सम्राट चौधरी पर, और क्या क्या अनाप शनाप बोला गया सम्राट चौधरी के द्वारा। अब सवाल यह है कि ये जाति जनगणना वरदान है या विषय, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सागर जी हैं, सागर कुमार। सागर जी हैं करनी सेना से और वे स्वतंत्र विचार रखते हैं। सागर जी, आपका स्वागत है। दूसरी तरफ बता दें, ललित कुमार सैनी है हमारे साथ, जो विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं। ललित जी, आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल को जो देख रहे हैं श्रोता, उनको भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम बता दें, पहली बार दरभंगा में वीआईपी पार्टी हमारे डिबेट में शामिल हुई है और आज से लगातार शामिल हुई, इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह भी अपना प्लेटफॉर्म चुनकर अपना समर्थ रखे। अब एक मिनट पहले दोनों आदमी को बोलने का मौका देंगे। सबसे पहले सागर जी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जाति जनगणना पर विवाद छिड़ा हुआ, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना में सम्मान किया जाएगा सिर्फ जाति जनगणना को प्रकाशित करने के लिए, तो इसको कितना मानते ये वरदान है या अभिशाप, सागर जी, और इसका क्या असर पड़ रहा है समाज में? सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि आपने बोलने का मौका दिया जी। देखिए, जातीय जनगणना सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा उस कार्य का मोटिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है। और अगर हम उद्देश्य से आधारित कोई कार्य करते हैं तो सीधा सीधा उस कार्य में सफलता और असफलता दोनों जुड़ी हुई होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप थोड़ा सा अगर आप एक नेचुरल थॉट और नेचुरल सोच के साथ अगर आप सोचिएगा, थोड़ा सा राजनीतिक परिकरण से हटके एक बुद्धिजीवी बनके और एक सामाजिक की जो पॉजिटिव विचारधारा है, जिसमें आप सभी जाति सभी धर्म सबों को अगर एक लेकर के एक साथ लेके चलने का, जो अगर आप गांधी की जो विचारधारा है सत्य और अहिंसा का, अगर इसको आप थॉट पे लेके चलिएगा तो कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद नज़र आएगा कि ये जो जातीय जनगणना है ये सीधी तौर पे वोट की राजनीति है और सत्ता की राजनीति है कि हमारा सत्ता कैसे कायम रहे, और चाहे वो सत्ता कायम रखने के लिए हम समाज को आपस में तोड़ते रहें, बांटते रहें, खंड विखंडित करते रहें, हम जातीय भेदभाव में आपस में बांटते रहें, और लेकिन हमारा कुर्सी बचा हुआ रहना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नीतीश कुमार जी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो लोग उनको राजनीति में लाए, सबसे पहले उन्हीं लोगों का उन्होंने पत्ता साफ किया। आपके सामने है कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं का क्या हाल किए नीतीश कुमार जी ने, शरद यादव जैसे नेताओं का क्या हाल किए नीतीश कुमार जी ने। चलिए एक मिनट के बाद फिर अब जब डिबेट में शामिल होंगे तब मुद्दे रखिएगा। हम बता दें, वीआईपी पार्टी से ललित कुमार जी हैं। ललित जी, एक सवाल बड़ा है, अभी तक आप कन्फ्यूज्ड हैं और आपने जातीय जनगणना को ये कहा है कि आरक्षण हमें मिलना चाहिए जब तक, क्योंकि अति पिछड़ा में आते हैं। तो ये सवाल तो आपसे पूछना जरूरी है कि आपके भी नेता थे सबसे पहले महागठबंधन में, तो अति पिछड़ों का 33 वर्ष से लालू जी नीतीश जी हैं, विकास नहीं हुआ, और आज आरक्षण को लेकर के संकल्प यात्रा तक मुकेश सहनी निकले सब जगह। तो इस जाति जनगणना को कितना सहमत हैं? आपके जाति को सम्मान मिला है ना इस जाति जनगणना में? ललित जी। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए, जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए थी और जाति जनगणना का मैं स्वागत करता भी हूँ, लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना में भेदभाव किया गया है वो कहीं से उचित नहीं। आप देख रहे हैं कि सबसे, अगर पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो अति पिछड़ों की, तो अति पिछड़ों को सिर्फ हमेशा हर सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया। आज देख लीजिए मल्लाह समाज को, तो मल्लाह समाज को 20 जगह बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि मल्लाह केवट भनपर खुलभट मझधार घटवार बिंद गगोई तांती बेलदार गंगोटा एवं
अन्य प्रकार से 20 जगह बांटने का काम किया है। ये दर्शाने का काम किया है कि मल्लाह समाज की जनसंख्या कम है। तो ये इन लोगों को घटाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। हमारा मल्लाह समाज जितने भी वर्णों में वो बांट दे, जितने ही भेद में वो बांट दे, वो बटेगा नहीं, पूरा मल्लाह समाज एक साथ रहेगा। चलिए अब हम डिबेट शुरू करते हैं, क्योंकि बात सवाल ललित जी ने उठाया उसी पर हम बात करेंगे। ललित जी, आपने कहा कि ये भेदभाव किया गया है, तो फिर आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं? अभी तक आपने स्टैंड क्लियर नहीं किया है। मुकेश जी ने कहा है कि अभी हम देख रहे हैं जो हमें सीट अधिक देगा। ये सीट यात्रा थी उनकी कि संकल्प यात्रा थी, ये चर्चा हो रही है पूरे में। तो अभी आप कंफ्यूज्ड हैं। अगर अभी कह दे कि हाँ 4 सीट ओके है मुकेश जी आपको, बस आप इसी जातीय जनगणना के सपोर्ट करने वाले सरकार के साथ हो जाइएगा, आप उस समय भूल जाइएगा कि हमें 20 जातियों में बांटा गया, उपजातियों में बांटा गया। ललित जी जी ऐसा कुछ नहीं सवाल है। पूछेंगे सागर जी। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का मिशन है, अभी हम लोग जो है हमारा संकल्प यात्रा चल रहा है, इसमें हम कोई कंफ्यूज नहीं है। हमारा जो बात करेगा, हमारा जो साथ देगा, हमको कोई सीट का लोभ नहीं है, हमको कोई सीट नहीं चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे समाज को आरक्षण दे दे, एसटी में हमको एसटी का दर्जा दे दे। आरक्षण अगर आरक्षण इंडिया दे देगी गठबंधन तो आप उसके साथ हो जाएगा, एनडीए दे देगी तो उसके साथ हो जाएगा। तो ये आरक्षण के पीछे क्या खेल है सो बता दीजिए जनता को। ललित जी, आरक्षण के पीछे मेरा कोई खेल नहीं है, मेरा स्टैंड साफ है हमेशा से। आप इतिहास गवाह है कि आप किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में चले जाइए, हमारा समाज आदिवासी से बदतर जिंदगी जी रहा है। तो हमको आरक्षण का, आप दूसरे जाति में देख लीजिए कि अच्छे जीवन है, शिक्षा है, रोजगार है, घर है, मकान है, लेकिन मल्लाह समाज को कहीं से कुछ नहीं है। इसलिए हमको आरक्षण की जरूरत है। सागर जी, इनका सवाल का जवाब देख लीजिए कि अभी मुकेश सहनी अभी जो है सो किसी दल में नहीं है, जो सीट दे देगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये अभी दे देंगे, चले जाती करना। पहले अपने प्रिय साथी का स्वागत करता हूँ इस डिबेट में, और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी एक बात ललित जी ने कहा कि हमारा जो समाज है उसको सरकार ने बांटने का काम किया है, हमारे मलाह को विभिन्न रूप में दिखाने का काम किया है। केवट को अलग दिखाया है, ताती को अलग दिखाया है, घटवाड़ को अलग दिखाया है। मैं एक चीज़ अपने प्रिय साथी से पूछना चाहूँगा कि आज अगर आपके सहनी समाज को अलग अलग दिखाया है तो आज आपके दिल में पीड़ा है, आपको लग रहा है कि हमें कमज़ोर करने की साजिश है। इस सोच को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, इस सोच को थोड़ा सा डेवलप करना होगा कि अगर आज आपके सहनी समाज को विभिन्न रूपों में अगर बांट दिया है तो आपको इतनी तकलीफ है, लेकिन इस देश में जो साजिश चल रही है हिंदुओं को बांटने का, सनातनियों को बांटने का, आपस में तोड़ने का और इसे जातीय रूप देकर खंड और विखंडित करने का, शायद अगर आपकी सोच जिस तरीके से सहनी समाज के लिए है, यही सोच अगर हम सबों का अपने सनातन के लिए हो जाएगा, अपने सनातन संस्कृति के लिए होगा और हिंदुत्व के लिए हो जाएगा, उस दिन हमारा देश सही में विकसित हो जाएगा। जी आप सिर्फ सहनी समाज के लिए सोच रहे हैं मुकेश सहनी, और क्या दूसरा समाज नहीं इसको तोड़ा जा रहा है जो? हाँ बोलिए ललित जी। देखिए, रही जहाँ तक धर्म की बात है तो धर्म में भगवान राम की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो भगवान राम की चर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो मल्लाह समाज को कहना किसी से नहीं पड़ेगा कि भगवान राम कौन। अरे हम तो भगवान राम के, हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनके साथी रहे हैं। भगवान राम भवसागर लोगों को पार लगाते हैं, हमने राम उनका ये कहना है कि आप एक जाति पर नहीं होकर के जो हिंदू को बांटा जा रहा है 2024 चुनाव को लेकर के, हिंदू को अलग अलग उपजाति में बांट दिया और मुस्लिम को नहीं बांटा, ये कहना चाह रहे हैं वो। नहीं, उसी बिंदु पर हम आ रहे हैं। हाँ, तो उसी बिंदु पर हम आ रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ किसी को कोई बांटने नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ बांट किसको रहा है?
ये तो भारत है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है ही, तो यहाँ इसका विरोध क्यों? बांटने का तो कोई बात नहीं है, कहाँ बटा रहा है। लेकिन उसमें भी आप एक चीज़ बता दीजिए, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात होने लगती है, गरीब गुरबों की बात होने लगती है, तो जब चुनाव नहीं रहता है तो क्यों नहीं पिछड़ों की बात होती है, तब सब एक हिंदू बन जाते हैं। और यहाँ छुआछूत क्यों है? मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश से छुआछूत मिटा दीजिए आप, एक भी कोई जाति नहीं रहे आप हर जाति में अपना बाल बच्चा का शादी कराना स्टार्ट कर दीजिए, या चमार हो, दुसाध हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार, राजपूत हो, लालाजी हो, आप एक हिंदू बना दीजिए ना। सागर जी, हम तो मांग करते हैं पूरा हिंदू बना दीजिए, यहाँ जात कहाँ से आ गया? आप सागर जी जवाब दें। जात को नहीं, सिर्फ एक हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हिंदू की बात ललित जी के ही द्वारा ये कहा गया, अभी उन्होंने ही अपनी बातों में कहा कि हमारे मलाह समाज को विभिन्न चीज़ों में बांट दिया गया है, विभिन्न रूपों में उपजातियों में बांट दिया है। और मैंने देखिए जो क्वेश्चन हो उस पर जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने उस क्वेश्चन पे ये कहा कि अगर आज आप सहनी को देख रहे हैं और सहनी को अगर आपस में बांटा गया है तो आपके दिल में दर्द है ना, और ये दर्द जायज़ है, हम इस दर्द को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब ये दर्द सब जातियों में है, ये कहना है आपका? ये दर्द को थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा, बढ़ाना होगा। सिर्फ आपको सहनी समाज के लिए है और सभी जातियों के लिए नहीं है। अगर आप नेता हैं, नहीं, अगर आप जातीय संगठन चला रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका कहना जायज है। मतलब अगर आपको सिर्फ मलाह को ही लेके राजनीति करना है और मलाह में ही सीमित होकर रह जाना है, तब फिर कोई बात नहीं है, तब हम आपके बात से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सही में एक राजनेता बनना चाहते हैं, और मैं खास करके मुकेश सहनी जी को एक छोटा भाई होने के नाते सलाह दूंगा, क्योंकि वो मेरे इलाके से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हमारे समाज का, हमारे इलाके का अगर कोई लोग ऊपर जाएं, डेवलप करें, तो कहीं ना कहीं हर किसी को ये रहता है कि मेरे क्षेत्र का लोग, हमारे बीच का लोग कहीं जाए और अपनी प्रभुत्ता से, अपनी व्यक्तित्व से अपना स्थान कायम करें। नहीं, अभी ललित जी एक सवाल ये है कि अभी मुकेश सहनी जी का स्टैंड क्लियर नहीं है, अभी उनकी सीट बार्गेनिंग चल रही है, इसीलिए ये सीट बार्गेनिंग के पीछे मुकेश सहनी लगे हुए हैं, तो जनता का दर्द कैसे समझेंगे कि कैसे उपजातियों में बांटा गया है? पहले आप जानते थे कि आप में इतनी उपजाति है? ललित जी बताइए, क्या आप जानते थे? मैं बताना चाह रहा हूँ, बोलिए, कि हम माननीय मुकेश सहनी जी कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर का संकल्प यात्रा से पहले ही क्लियर कर दिए थे कि अभी हमारा जो समाज है, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था, कई पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया था कि सहनी समाज बिक जाता है, का वोट बिक जाता है, हाँ। हम खरीद लेते हैं 200, 400, 500। नहीं, बिक भी नहीं जाता तो बहुत मोदी के साथ चले जाते हैं। जब मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, याद कीजिए ना, पहले याद कीजिए, उनका वोट बिके ना बिके लेकिन मोदी के साथ जाता है। इस बार भी मोदी के साथ जा सकता है, तो वो सोच रहे हैं कि किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए। महोदय, हाँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम लगा था, तो हमने माननीय मुकेश सहनी जी ने संकल्प यात्रा का शुरुआत की थी 25 जुलाई, और 101 दिनों का है, तो हम लोग अभी, हमारी पार्टी A to Z की है, लेकिन हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया गया था। हम उस इल्ज़ाम के लिए अपने पूरे मल्लाह समाज को सिर्फ संकल्पित कर रहे हैं, एक मल्लाह समाज के बीच जाते हैं, लोगों को ये बात बताते हैं और संकल्प दिलाने का काम करते हैं। रुक जाइए, लोगों को संकल्प दिलाने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मुद्दा पर डिबेट कीजिए, मुद्दा पर डिबेट कर लीजिए ना, मुद्दा पर डिबेट कर लीजिए। हाँ चलिए, कि कितने सीटें चाहिए मुकेश सहनी को, तब वो किस तरफ का स्टैंड रखेंगे? वो एनडीए जाएंगे या इंडिया जाएंगे? अभी भी उनका क्लियर स्टैंड नहीं है। अभी हमारा कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। संपादक महोदय, स्टैंड की बात नहीं करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा प्रिय साथी से कि चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का अगर कोई राजनेता है और नेता है जो अपने आप को प्रदेश स्तरीय नेता कहलाता है या प्रदेश स्तर का संगठन चलाता है, और अगर मुकेश सहनी जी सिर्फ नहीं, प्रदेश नहीं है इनका, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तीनों जगह मांग ली है सीटें, राष्ट्रीय, तो तीनों अब ये चाह रहे कि हम राष्ट्रीय स्तर को, क्या ललित जी के संगठन है,
और अगर आप अपनी पार्टी का नाम तब सहनी समाज पार्टी रखते हैं। आज विभिन्न समाज अपने अपने समाज के नाम से अपनी अपनी संगठन चला रहे हैं, लेकिन आप अगर पार्टी का गठन किया, अगर आप अपने पार्टी में वीआईपी पार्टी अपने पार्टी का नाम दिया, तो आप अगर सही में राजनेता हैं और कहीं ना कहीं आपका पीछे होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि आप सिर्फ एक जात की बात करते हैं। आपको संपूर्ण समाज की बात करनी जवाब दीजिए। सुनिए महोदय, हाँ। हम एक जात की बात नहीं कर रहे हैं, हम A to Z की बात कर रहे हैं। आपने A to Z नहीं कहा, आपने आरक्षण की बात कहा। आप वीआईपी के बैनर पर देखिए, लिखा हुआ है जो हमको देगा आरक्षण, जो महिला समाज को देगा आरक्षण, उसके साथ जाएंगे मुकेश सहनी। ये मुकेश सहनी का भी स्टैंड है। तो आरक्षण कौन देगा? पहले भी कौन दिया था उनको? स्टैंड है, सुनिए, मुकेश सहनी जी का जो स्टैंड है वो अभी सिर्फ 4 नवंबर तक हम लोगों का सिर्फ अपने समाज को एकत्रित करना है। सहनी समाज एक मेरा परिवार है, मेरा परिवार। नहीं, आपने आरोप लगाया सहनी समाज को कि बिक जाते हैं, ये कोई नहीं आरोप लगा है। मुकेश सहनी जी ने आरोप लगाया कि सहनी समाज के लोग बिक जाते हैं, इसीलिए संकल्प यात्रा मुकेश जी 101 दिन का निकाले हैं। ये आप कह रहे हैं, मुकेश सहनी जी कह रहे हैं। देखिए, तो क्या आपका समाज बिक जाता है? कौन समाज अपने समाज को कहना कि वोट के चुनाव में हमारा समाज बिकता है? बताइए। व्यक्ति के किसी चीज को, और अभी हमारे प्रिय साथी ने कहा कि अगर राम की चर्चा होगी तो राम में अगर किसी जाति, किसी धर्म या किसी व्यक्ति का या किसी समाज का अगर चर्चा होगा तो सबसे पहले सहनी समाज का चर्चा होगा, क्योंकि इनका कहना है कि हमने राम को भी पार किया। ठीक है, तो नेतृत्व नहीं, अभी इन्होंने भी कहा, मुकेश सहनी भी ने कहा ये कि हमारा समाज बिक जाता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अगर सनातनी का कोई, अगर एक मिनट, अगर कोई ये दावा करता है किसी भी जाति का व्यक्ति इस भारतवर्ष में कि मैं सनातनी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ और संरक्षक हूँ, तो इस चीज से कहीं गुरेज नहीं किया जा सकता है कि अगर सनातनी के समर्थकों में किसी जाति का नाम आएगा तो उसमें सहनी समाज का भी नाम आएगा। और सहनी समाज भी जो दल, जो पार्टी सनातन को मानते हैं, जो दल, जो पार्टी राम को मानते हैं, 80% जो है सपोर्ट सहनी समाज का, इतिहास इसका गवाह रहा है और इतिहास गवाह रहेगा। 80% सहनी समाज उसी के साथ जाएंगे जो राम के साथ जाएंगे और जो सनातन के साथ जाएंगे। यानी आपका ये कहना है कि अगर ये मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो नहीं मिलेगा साथ? चाहता हूँ आप बोलिए। सुनिए महोदय, आप जो है जो बोल रहे हैं कि राम के साथ जाएंगे, आप इस बार आपने जो मेरा परिवार खंड खंड में टूटा हुआ था ना, हमने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में सभी अपने परिवार को, सहनी समाज मेरा परिवार है और मेरे परिवार के साथ आज तक बता दीजिए कि कोई भी आज तक इतिहास में कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, मेरा आवाज को न विधानसभा में उठाया गया है न लोकसभा में उठाया गया है। इसलिए अपने समाज को एकजुट करने का काम किया है। अगर सहनी समाज इस बार ठान लिया है, जो हमारी बात करेगा, जो हमारी आरक्षण की बात करेगा, हम उसी का साथ। देखिए ललित जी आपके साथ धोखा हो रहा है। ललित जी आपके साथ बोलिए सागर जी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा नहीं आपका मेरा सहयोग से एक भी नहीं मैं एक चीज इनसे पूछना चाहूंगा, आपके पार्टी को अगले विधानसभा में जो आप एनडीए गठबंधन के साथ थे तो टोटल कितना सीट मिला था आपको, और उसमें आपने कितने सहनी समाज को सीट दिया? बताइए, जवाब दीजिए। कितने सहनी समाज को सीट दिया? आप कह रहे हैं कि सहनी समाज बिक जाता है, लेकिन आप भी आपको लगता है कि सीट बेच देते हैं आप दूसरे समाज को। आपने 0 लेवल पे कितने सहनी समाज को राजनीतिक उत्थान करवाया? 50% देने का काम किया। जी नहीं देने का काम किया। देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और आप एक मिनट, हम लोगों के संख्या बल बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों को सीट नहीं, देखिए हम किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा इनका सवाल है कि आपने किसानी समाज के कितने लोगों को सीट दिया? में आपने कितने 50% देने का
काम किया, ना, 50% से ज्यादा देने का बता काम किया। दीजिए, गिना दीजिए। क्योंकि एक नहीं, कहाँ दिया आपने सहनी समाज को? एक समाज से एक जात से कोई पार्टी नहीं चलती है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अंडरस्टैंड। एक जाति से पार्टी नहीं चलती, ये सभी ए टू जेड पार्टी के हैं। और अगर आज सहनी समाज के साथ जिस तरीके के दगा हुआ इस जातीय जनगणना में, उसी तरीके से ये जातीय जनगणना को फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना के हम समर्थन में हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए। अरे जातीय जनगणना के साथ साथ हमारे समाज में ये गणना होना चाहिए कि हर समाज में कौन कौन दबे कुचले लोग हैं, उसकी गणना होनी चाहिए। अगर सहनी समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनका कैसे उत्थान होना चाहिए, हिंदुत्व समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उसका कैसे उत्थान हो, सागर जी एक सवाल हम पूछ रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आज नीतीश कुमार को सम्मान किया जा रहा है पटना में जातीय जनगणना को लेकर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष प्रशांत किशोर है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, इसके अलावा समाज तो इन लोग सड़क पर आकर के क्यों नहीं जातीय जनगणना का विरोध करते हैं, दिखाते हैं देखिए इस समाज में इतना है और इस तरह के इसको दिखाया गया है। कहा था आपके अगले डिबेट में कि करनी सेना जो हमारी है वो बूथ स्तर पे जनगणना स्टार्ट कर दी, ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग, आप एक बताइए, जब गरीबों की गणना होने की चर्चा होती है, जब आर्थिक लेवल की बात होती है, अगर गरीब को कोई मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, और वैसे लोगों को राहत मिलने में आपको साल 2 साल लग जाता है अकाउंट में पैसा पहुंचाने में, लेकिन आपका जातीय जनगणना इतना जल्दी हो गया। ये नहीं, इसके लिए तो आज हम जदयू के से थे, अचानक उनका पटना मीटिंग हो गया, इसलिए उनको जाना पड़ गया, इसलिए और डिबेट में नहीं, कल उनको बुलाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है, ये सवाल है कि भाजपा को भी तो ग्राउंड स्तर पर धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों को संदेश देना चाहिए, जो संदेश नहीं जा रहा। आज मुख्यमंत्री को सम्मान किया जा रहा है कि धन्यवाद आपने जातीय जनगणना प्रस्तुत किया है, उससे हम सहमत है। ये जदयू करे। आज की जो दौड़ चल रही है, इस दौड़ में सिर्फ और सिर्फ हर एक कार्य को चुनावी चश्मा से देखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, वीआईपी हो, कोई भी हो, हर आदमी अपने आप को इस स्टैंड में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक कैसे हो और हम अपनी राजनीति स्वार्थ और राजनीति वैश्य महासभा का भी कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। कल वैश्य महासभा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कल दिखाया था। उन लोगों ने कहा कि हमारी 32% भागीदारी है, जो 18 और 14 दोनों से ज़्यादा है, तो हमको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल पूछे थे। तो दूसरा सवाल देखिए, खुद मुकेश सहनी के साथ कितना अन्याय हुआ है। मुकेश सहनी अति पिछड़ा है। देखिए मुकेश सहनी के साथ अन्याय हुआ है, और मुकेश सहनी आज अन्याय की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी को देखिए सीटें दी गई, उनके जो दो तीन विधायक थे उनको छीन लिया गया, उनको जो मंत्री पद दिया था बाद में मंत्री पद हटा दी गई, विधान परिषद सदस्यता चली गई। अपने समाज के आज क्यों चली गई? इससे सीख ले मुकेश सहनी जी। आज अगर मुकेश सहनी जी मलाह की बात करते हैं, और अगर मलाह के ललित जी जैसे लोगों को, आज अगर ललित जी जैसे कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता को अगर मुकेश सहनी जी टिकट देने का काम किए होते, तो आज ये दिन मुकेश सहनी जी को नहीं देखना पड़ता। मुकेश सहनी जी से मैं इस डिबेट से बात करना चाहूंगा कि आपके पास जो ललित जी जैसे सिपाही हैं, उनको आपने तो टिकट छीन लिया था कोटी में, बैंड बाजा के साथ आए थे हरीश सहनी, उनका टिकट छीन लिया, उसके जगह आपने किसी और को दे दिया। हाँ ललित, बताइए ललित जी। हाँ बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा से बीजेपी जैसे जो पार्टी है ना, धनबल की पार्टी है, बात समझ रहे हैं, वो कभी भी किसी को नहीं चाह रहा है कि वो आगे बढ़े। हमेशा से लोगों को ठगने का काम किया है। लेकिन गठबंधन ने तो ठगा आपको, आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए आपको भी तो तेजस्वी यादव ने बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने। विस्तार करना, किसी पार्टी को विस्तार कीजिए, लेकिन आपको बाहर का रास्ता तेजस्वी यादव और नीतीश जी ने दिखाया था। जी आपकी पार्टी नहीं हर पार्टी को वोट पड़ता चाहिए। क्या यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? झारखंड में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, जब आप गठबंधन में हैं,
जब आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। अगर आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करना होगा, और नहीं तो आप स्वतंत्र रहिए। नहीं तो मलाई खाने बेर में साथ में, मलाई खाने बेर में साथ में, और फिर और नहीं मलाई खाने बेर में साथ रहिएगा, आप फिर डंडा खाने बेर में साथ छोड़ के भाग जी नहीं। गठबंधन के लिए तो हम हर जगह तैयार थे, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी। आप देखिए, तो चलिए हम बता दें एक बार हम फिर आप लोग का परिचय करा दें तमाम दर्शकों को। हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल है जातीय जनगणना वरदान या अभिशाप, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ललित कुमार सहनी जी हैं जो वीआईपी पार्टी के हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बता दें कि स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं लेकिन करनी सेना के नेता हैं सागर सिंह। आप लोग हमारे साथ डिबेट में शामिल हैं। अंतिम सवाल का जवाब और उसके बाद डिबेट हम खत्म करेंगे। एक सवाल का ये जवाब दीजिए, ये 32% और 18 और 14% कहा जा रहा है, तो क्या इससे लेकर के इस बार 2024 के चुनाव की रणनीति होगी और सभी पार्टी इसी में जुट जाएंगे? इसका क्या असर पड़ेगा 2024 चुनाव में? सागर जी, क्या लगता है कि वोट बटेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा? कहावत है हम लोग के यहाँ मिथिला में एगो कहावत है कि कैबला गुरबगहा का अगर धन भेले तो कैबलाहा कहीं उपास पर ले। हाँ ठीक है। और जिस तरीके से ये जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी ने करवाया है, अगर इस जातीय जनगणना से सबसे ज़्यादा किसी को क्षति होगा तो वो सबसे पहला है नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का अब अंतिम समय आ गया है और जब लोग बूढ़ा होता है तो वो फंसियाने लगता है। और इसी तरीके से अपने पैर पे ये जातीय जनगणना करके अगर कोई सबसे ज़्यादा फंसा है तो ये नीतीश कुमार ही फंसे हैं। और अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधा ये देखने को मिलेगा। और इससे जो भी आदमी आज अपने आप को, जो भी नेता ये कहते हैं कि मैं ओबीसी का नेता हूँ, मैं दलित महादलित का नेता हूँ, ऐसे दलित महादलित और ओबीसी के नेता कहने वाले लोगों पे ये जातीय जनगणना तमेचा लगा है और उसकी सच्चाई सामने आ गई है कि किस तरीके से संपूर्ण ओबीसी का नाम लेकर के, संपूर्ण दलित का नाम लेकर के आप अकेले कैसे मलाई खा रहे थे। इस मलाई का अब इस जातीय जनगणना में खुलासा हो गया है और इसका सीधा घाटा जो ओबीसी के राजनीति करने वाले लोग हैं करेगा, क्योंकि ओबीसी समाज में और दलित समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी भी अब आंख खुल गई, उनको भी अब समझ में आ गया कि हमारी भागीदारी क्या है और सिर्फ चंद कुछ लोग हमारी इस भागीदारी का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे थे और हम पे शासन कर रहे थे। और सही में जनता के नजर में आ गया। सागर जी, ललित जी को अंतिम सवाल का जवाब। ललित जी, अंतिम सवाल, ये जो जाति जनगणना का आया है तो क्या आपको उम्मीद जगी है कि आपका वोट बैंक बढ़ा है या वोट बैंक आपका कम हुआ है? क्या लगता है इस बार? जाति जनगणना से जितने भी दबे कुचले लोग थे, अति पिछड़े लोग थे, जिसको लॉलीपॉप दिखाया जाता था, कभी कोई पार्टी तरजीह नहीं दिया जाता था, तो इस बार 36% है। तो 36% को भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, जिसकी जितना हिस्सेदारी उसको उतना भागीदारी देना होगा किसी भी पार्टी को। अगर जो पार्टी उतना हिस्सेदारी नहीं देगा उस पार्टी तो दिया ही आपको मुख्यमंत्री लगातार थे, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, सब तो अति पिछड़ा से आए हैं, 33 वर्षों शासन किए हैं, फिर भी अति पिछड़ा क्या करेगी हिस्सेदारी? और जिसकी जनसंख्या कम है उसको कौन देखेगा? बताइए। लालू जी भी सिर्फ यादव को आगे बढ़ाने का काम किया, एकदम सही। नीतीश जी भी अभी भी 14% लालू जी बढ़ाएंगे। अब बीजेपी तो सामंतों को आगे बढ़ाने का काम किया, सब तो अति पिछड़ा को तो फिर सामंतवादी के साथ आपके नरेंद्र मोदी का साथ दे दीजिए। नरेंद्र मोदी तो अति पिछड़ा के हैं ना, नरेंद्र मोदी भी तो अति पिछड़ा में आते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तब उस सामंतवादियों के साथ क्यों थे? प्रतिशत देखिए ना, उसमें भी आप सीट प्रतिशत देखिए ना। आपने गठबंधन में क्यों चुनाव लड़ा? आपने तेजस्वी जी पे और राजद पे ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था ना कि हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया है। हम भी तभी बोल रहे हैं कि तो जब आपके पीठ में
जो खंजर रोकते हैं वो जब एक तरफ और फिर आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी सामंतवादी का है, तो फिर उस दिन जिस दिन आपके पीठ में खंजर भोगा गया उस दिन बीजेपी बहुत अच्छी आपको लगी। और फिर आज जब आपके बेवकूफी के कारण आपको सत्ता से बाहर होना पड़ा तो आप जो है सो बीजेपी को कोस रहे हैं। कहीं एक स्टैंड में रहिए, कहीं एक जगह पे रहिए। अभी कोस नहीं रहे हैं, अभी उनको आशा। एक सवाल, जो कितनी सीटें चाहिए ललित जी आपको? ललित जी, कितने सीटें चाहिए बिहार में? हम बता दें, मुकेश सहनी का एक स्टैंड सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से 16 सीटें उन्हें चाहिए। तो ललित जी, आपको बिहार से कितनी सीटें की उम्मीद है, बताइए, जिस पर बार्गेनिंग चल रही हो? हमको कोई सीट की उम्मीद नहीं है, हमको सिर्फ आरक्षण जो पार्टी देगी, हमको कोई सीट नहीं चाहिए। जो हमारे निषादों को आरक्षण देगा हम उनके साथ हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी और सागर जी का हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। हम बता दें, बहुत बड़ा सवाल, वीआईपी आज पहली बार हमारे साथ डिबेट में शामिल हुई और आगे भी शामिल होती रहेगी। सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी इस बार किस दल में जाएंगे? हालांकि उन्होंने मधुबनी सीट की तैयारी के लिए बद्री पूर्वे को कहा है कि बद्री पूर्वे आप तैयारी कीजिए मधुबनी सीट के लिए। तो दूसरी तरफ 4 सीटें उनको चाहिए बिहार से। अब सवाल यह है कि जातीय जनगणना प्रकाशित होने के बाद इस प्रारूप से किस दल को कितना फायदा होगा? जैसा सागर जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होगा वह है नीतीश कुमार जी को, लेकिन आज नीतीश कुमार जी का जातीय जनगणना पर सम्मान हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आज विरोध में पटना में भी सड़क पर प्रदर्शन करेगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। आप तमाम वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम से तमाम वक्ता काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और कई वक्ता आ रहे हैं जिनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इस डिबेट में आने से पहले कुछ अध्ययन करते हैं, डाटा लाते हैं, ताकि जनता पर इसका असर होता है और ये हमारे कार्यक्रम का सबसे बड़ा सफलता है। धन्यवाद सागर जी, धन्यवाद ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।